नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्राचीन समय से ग्रहों की संख्या 9 मानी गई है। नव ग्रहों को हमारे ज्योतिष शास्त्र में मान्यता प्रदान की गई है। इन 9 ग्रहों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। एक श्रेणी शुभ ग्रहों की है और दूसरी श्रेणी अशुभ ग्रहों की है। ये अशुभ ग्रह हमें कई तरह के संताप देते हैं, दुख दर्द देते हैं, कलह देते हैं और हमारी यातना को बढ़ा देते हैं। वैसे एक ग्रह ऐसा भी है जो ना शुभ ग्रहों में आता है ना अशुभ ग्रहों में आता है। यदि ये ग्रह शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो उनकी शुभता को बढ़ा देता है। इसी तरह जब ये ग्रह अशुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो दुख दर्द को अपने प्रभाव से और बढ़ा देता है और इस ग्रह का नाम है बुध। वैसे आपने सुना होगा कि शनि, राहु और केतु की जो ग्रुप है उसको अशुभ ग्रहों का ग्रुप कहा जाता है। शनि की अशुभता से हम सब परिचित हैं। शनि की ढैया, साढ़े सती हमने बहुत सहजता से सुनी है और ढैया का अर्थ है कि शनि भूचक्र में भ्रमण करते हुए एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, क्योंकि हमारी राशियों की संख्या 12 है और इसी तरह शनि को एक चक्र पूरा करने में 30 साल का समय लगता है। और शनि की इसी अवधि के कारण हमें शनि के कारण जो अशुभता हैं, जो पीड़ा हैं, वो लंबे समय तक झेलनी पड़ती है। इसलिए शनि को लेकर हर व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है। जब उसकी साढ़े सती की शुरुआत होती है, साढ़े सती का अर्थ है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि से पहली राशि, यानी कि यदि चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं और शनि ग्रह गोचर की दशा अनुसार भ्रमण करते हुए जब मिथुन राशि में आता है तो शनि की साढ़े सती की शुरुआत हो जाती है। तो 2.5 साल शनि मिथुन राशि में रहते हैं तो पहली ढैया कहते हैं। जब शनि मिथुन राशि को पार करके कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी मध्यम ढैया का प्रभाव रहता है। और जब वो कर्क राशि को भी 2.5 साल भोग लेते हैं और उसके बाद वो सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको सिंह राशि की ढैया करते हैं। इस तरह 2.5 साढ़े 7 साल का समय होता है। शनि की दशा महादशा का भी बहुत महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं कि शनि हमेशा अशुभ प्रभाव भी देते हैं। शनि शुभ प्रभावों के कारण एक व्यक्ति को जमीन से उठाकर राजमहल तक पहुंचा देते हैं, छोटे आदमी को बड़ा अधिकारी बना देते हैं, बड़ा व्यापारी बना देते हैं, बड़ा जमींदार बना देते हैं। तो शनि की अपनी प्रमुखता है, लेकिन शनि क्योंकि दीर्घ अवधि तक अपना प्रभाव रखते हैं, इसलिए हम शनि को लेकर थोड़ा ज़्यादा सचेत रहते हैं। शनि के अतिरिक्त यदि हम राहु और केतु की बात करें तो राहु केतु को तो हमने सदैव से एक अलग दृष्टि से देखा है, उनको अशुभ ग्रहों की दृष्टि से देखा है। इसलिए राहु केतु के नाम से ही जर्जरी से पैदा हो जाती है। आजकल काल सर्प योग का बहुत नाम सुना जाता है, बहुत भय दिखाई जाता है। काल सर्प योग के संबंध में कई तरह के पूजा अर्चनाएं कराई जाती हैं, कर्मकांड संपन्न कराए जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति यातनाएं झेल रहा है, अपने जीवन में कष्ट है, असफल हो रहा है, परिवार में कलह है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या संतान है तो संतान स्वस्थ नहीं रहती है, पत्नी स्वस्थ नहीं रहती है, परिवार में कलह रहती है, लड़ाई झगड़ा रहते हैं, मुकदमेबाजी होती है, या फिर संतान का विवाह समय अनुसार नहीं हो रहा है, या संतान को भी यातनाएं झेलनी पड़ रही, बहुत सारी जो व्याधियां हैं उन सब का कारण अब हम सिर्फ राहु केतु को मानने लगे हैं। इसीलिए राहु केतु के एक से निर्मित एक योग को हमने काल सर्प योग का नाम दे दिया है। लेकिन काल सर्प योग का उल्लेख प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। इसका उल्लेख अभी करीब 60-70 साल पहले से शुरू हुआ है, लेकिन अब ये योग है बहुत भयकांत करता है। लेकिन यदि हम राहु और केतु को सूक्ष्मता से देखेंगे तो राहु केतु का एक अलग रूप भी हमें देखने में मिलता है। यद्यपि ये निश्चित है राहु और केतु का जो प्रभाव है वो तीव्रगामी होता है। ये तीव्रगामी इफेक्ट डालकर व्यक्ति को हिला के रख देते हैं, चाहे ये शुभ प्रभाव दे या अशुभ प्रभाव दे। राहु का संबंध ज़्यादातर अशुभ प्रभावों से होता है, इसलिए किसी व्यक्ति की अचानक नौकरी चली जाती है, व्यापार में घाटा हो जाता है,
मकान में आग लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, अपयश मिलता है, परिवार में अचानक खुशी की जगह दुख का साया छा जाता है। इसलिए बहुत सारी जो पीड़ा है राहु के साथ में, लेकिन राहु के साथ में एक महत्व की बात भी जुड़ी है। राहु हमें राजनीति में भी परिपक्व बनाता है, राजनीति में अग्रसर होने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका राहु निभाता है। कूटनीति यानी कि बुद्धि चातुर्य भी हमें राहु देता है। हम राहु के प्रभाव से बुद्धि प्रवीण बन जाते हैं और इसलिए अपने समाज में, अपने समूह में अपनी बात को प्रभावशाली रूप से हम रख पाते हैं। राहु के विपरीत यदि हम केतु को देखें तो केतु अधिकांश समय शुभ प्रभाव भी देता है। केतु का संबंध हमारे पुत्र के साथ भी है, पुत्र जन्म का संबंध केतु के साथ में, केतु पुत्र का कारक भी है। तो केतु का प्रभाव हमेशा शुभ रूप में सामने आता है, लेकिन इसका प्रभाव भी एकाएक मिलता है। राहु के संबंध में चाहे किसी भी तरह की भ्रांति हम, लेकिन राहु भी हमें बहुत तरह के शुभ प्रभाव देता है, बहुत तरह के विशेष क्षमताएं प्रदान करता है। यदि राहु हमारे जन्म कुंडली में शुभ कारक बन के बैठा है तो वो हमारी बहुत सफलताओं में मददगार बनता है, हमें सहजता से ऊपर उठने में मदद करता है, हमें धन संपदा भी प्रदान करता है, मान प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। हम यदि निरोगी हैं, हम यदि रोगी हैं तो रोग से बाहर आते हैं, और कई बार अशुभ योग राहु के बनते हैं तो वो निरोगता से हमें आरोग्यता की तरफ भी, हमें रोगी बनाने की तरफ भी अग्रसर कर देता है। तो राहु के संबंध में एक बात हमें सोच लेनी चाहिए कि राहु सदैव अशुभ नहीं रहता, यद्यपि उसका प्रभाव एकाएक रूप से सामने आता है। राहु हमें बुद्धि प्रवीण तो बनाता है, हमें राजनीति में भी कामयाब बनाता है। कूटनीति का अर्थ है चतुर्बुद्धि प्रदान करना, चातुर्य, राजनीतिक जिसको कहते हैं चातुर्य, कि अपने अनुकूल किसी भी निर्णय को एकाएक ले लेना। किसी को धोखा देना है तो अपने स्वार्थ के लिए इसको धोखा दे देना, यदि उसी से मतलब निकालना है तो अपने स्वार्थ के लिए उसके सामने झुक जाना, अपने को नरम बना लेना, ये भी राहु का भी प्रभाव है। तो राहु के संबंध में कुछ चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि यदि राहु प्रथम भाव में हमारे जन्म कुंड के पहले घर में शुभ होकर, शुभ बनकर बैठा हो तो वो हमें सहजता से शीर्ष स्थान में पहुंचा देता है, हमें धन संपदा प्रदान करता है, हमारी जस कीर्ति बढ़ा देता है, हमें अपने समूह में प्रसिद्धि दिलाता है, हमें प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है, हमारी बात को, हमारी प्रतिभा को हर आदमी स्वीकार भी करता है। लेकिन यदि यही राहु प्रथम भाव में अशुभ बन के बैठ जाए, अशुभ भाव लेके बैठ जाए, अशुभ भाव का अर्थ है या तो वो अशुभ ग्रह का स्वामी बन के लग्न भाव में आए, या फिर अशुभ पापी ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित होकर लाभ भाव लग्न भाव में बैठे, तो वो अपने अशुभ प्रभाव भी देने में भी पीछे नहीं हटता। ऐसे में अचानक हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हमारे धन का आगमन का स्रोत है वो रुक जाता है, व्यापार चलता हुआ रुक जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि लग्न भाव में राहु अशुभ बन के बैठते हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, पत्नी के स्वास्थ्य को ही प्रभाव नहीं करते, दाम्पत्य जीवन में भी विष घोलने का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनायास पति पत्नी के संबंधों में मतभेद पैदा हो जाता है, वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करने लगते हैं। पत्नी का यदि राहु पति के लग्न भाव में अशुभ बन के बैठा है तो पत्नी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और इसके विपरीत यदि पत्नी के लग्न भाव में अशुभ बन के बैठा है तो निश्चित रूप से पति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, क्योंकि राहु का काम है मनोभ्रम पैदा कर देना, बुद्धि में एक विपरीतता पैदा कर देना, इसलिए ये बैठे बैठाए मन में मनगढ़ंत अशुभ बातें भर देता है, इससे भी मतभेदता बढ़ जाती है। तो यदि लग्न भाव में राहु विराजमान अशुभ बन के बैठे हैं और पति पत्नी के संबंध में कटुता आ जाए, मान प्रतिष्ठा में कटुता आ जाए, व्यापार चलते हुए में रुकावट आ जाए, या फिर जस कीर्ति घटने लगे, अपयश मिलने लगे, तो ऐसे में सबसे पहले राहु से संबंधित कुछ उपायों का लेना चाहिए, क्योंकि पहला जो लग्न भाव है वो मंगल और सूर्य से प्रभावी है।
मंगल सूर्य दोनों ही राहु से शत्रुता रखते हैं, दोनों ही शत्रु ग्रह हैं। इसलिए राहु की जो अशुभता है लग्न भाव में बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे पहले तो यदि हमें राहु के अशुभ प्रभाव से बचना है तो सूर्य और राहु से संबंधित वस्तुओं को अपने से अलग करना चाहिए, इनका दान करना चाहिए। तो सूर्य से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे गेहूँ है, गुड़ है, पीतल है, तांबा है, और राहु से संबंधित वस्तु हैं जैसे कि नारियल है, जौ है। तो हमें सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि जब भी हमें लगे कि हमारे जस कीर्ति को क्षति हो रही है, हमारे मान सम्मान को क्षति हो गई है, अनायास हमारे सामने विघ्न बाधाएं खड़ी हो रही हैं, हमारी नौकरी पर बनाई है, या हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तो सबसे पहले 43 दिन हमें लगातार एक तांबे के बर्तन में गुड़ चना, गुड़ गेहूँ या गेहूँ जौ रख के उन्हें जल प्रभावित करना चाहिए। और ऐसा निरंतर हमें 43 दिन करना चाहिए ताकि हम राहु के अशुभ प्रभाव से बच सकें। राहु में एक और बड़ी अद्भुत चीज़ है कि चंद्रमा के से दब के रहता है, चंद्रमा के सामने ये शीश नहीं झुकाता। इसलिए चंद्र से संबंधित चांदी को धारण करना, अपने शरीर पर ज़्यादा मात्रा में चांदी को स्वीकार करना, ये भी राहु के अशुभ प्रभाव से हमें दूर रखता है। तो ऐसे में हमें चांदी की चेन, चांदी की वेस्टकेट या चांदी का कड़ा आदि धारण करके रहना चाहिए। इसके अलावा चांदी के गिलास में हमें भोजन करना चाहिए। चांदी का वर्क आता है, तो चांदी का यदि शुद्ध वर्क हमें मिलता है तो उसका भी हम सेवन करके चांदी के चंद्रमा को प्रबल बना सकते हैं। और यदि चंद्रमा प्रबल होगा तो राहु की अशुभता से हम अपने को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप 43 दिन या 27 दिन जो भी आपको शुभ अवसर लगे तो 500 ग्राम जौ लेकर उनको दूध के छींटे मार के या दूध से धो के आप उनको जल प्रभाव कर सकते हैं। लाल कपड़े में बांध के किसी मंदिर में दे सकते हैं, या फिर लाल कपड़े में बांध के आप अपने घर के जो अंधेरी कोठी है, पहले प्रचलन था कि हम अपने घरों में, क्योंकि प्रकाश की इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, प्रकाश दिन के समय सूर्य के माध्यम से उपलब्ध होता था या दिए लालटेन से हम प्रकाश करते थे। अभी तो हमारे घरों में बिजली की ही इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि दिन और रात एक जैसा रहता है। तो ऐसे में अंधेर कक्ष की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। फिर भी यदि हमारा एक आध कमरा ऐसा है जो घर के अंतिम हिस्से में है, जिसमें हम कम उसको इस्तेमाल करते हैं या गोदाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे कक्ष में यदि वो कक्ष हमारे मकान के बाईं तरफ है तो उसमें आप जौ को पानी से धो के सुखा के लाल वस्त्र में बांध के भार के वजन वहाँ रख सकते हैं। उससे हमारी धन की आगमन की गति तो बढ़ेगी, हमारे मान सम्मान को भी मान्यता मिलेगी, हमारी जस कीर्ति बढ़ेगी। और यदि हमारे परिवार में खास करके हमारा जीवन साथी रोगी हो गया है, उसका रोग जा नहीं रहा है, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, तो इस उपचार से उसके स्वास्थ्य में भी निश्चित रूप से बदलाव आएगा। तो ये काम कर सकते हैं। बंदरों को गेहूं गुड़ आप सेवन करा सकते हैं। इससे भी हम राहु की अशुभता से बाहर आ सकते हैं। यद्यपि ये उपाय सूर्य से संबंधित हैं, लेकिन पहले भाव में जब राहु विराजमान होते हैं तो ये सूर्य को नुकसान करते हैं या सूर्य के कारण स्वयं घटा उठाते हैं। तो ऐसे में इन उपायों को करने से हमें बहुत मदद मिलती है। राहु का और भी बहुत सारे रूप हैं, राहु के और भी बहुत सारे प्रभाव हैं। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मैंने एक इंट्रोडक्शन राहु के संबंध में दिया कि राहु अशुभ ही नहीं, हमें शुभ प्रभाव भी प्रदान करते हैं यदि वो शुभ बन के बैठे हों। राहु नहीं, अन्य ग्रहों को भी हम इसी दृष्टि से देख सकते हैं। कोई ग्रह ना अशुभ होता है ना शुभ होता है। ग्रह होते हैं, ग्रह एक शक्ति रहती है, और जैसे शक्ति का हम जैसे उपयोग करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, वो शक्ति पर, वो उस ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता। तो राहु शुभ प्रभाव भी नहीं देते, अशुभ प्रभाव भी देते हैं, और अशुभ प्रभाव भी नहीं देते, शुभ प्रभाव देकर हमें जमीन से शिव शिखर तक पहुंचाने में मददगार भी साबित होते हैं। तो हम राहु को संबंध में